हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका ने ईरान पर फिर किया मुहलिक हमला, मुसलसल 10वीं रात बमबारी जारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ने मुसलसल 10वीं रात को भी तेहरान पर फिजाई हमला किया है। इसने कई मुकामात पर शदीद हमले किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने 21 जुलाई बरोज मंगल को बताया कि इसने ईरान के कई ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इसने 900 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को अपना हरमुज अबूर करने में मदद की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने ईरान के फौजी कमांड सेंटरों, बहरी अड्डों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फिजाई दिफाई निजाम पर हमले किए हैं ताकि अपना हरमुज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर मुसलसल हमले करने की ईरान की कुव्वत को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने यह भी कहा कि अपना हरमुज से तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त मुसलसल जारी है। अब मुकम्मल जंग, अमेरिका के साथ झड़पों पर ईरानी सदर का बयान। अमेरिका और ईरान के दरमियान बाहमी हमलों और अपना हरमुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावटों की वजह से मगरबी एशिया की सूरत हाल पहले ही संगीन हो चुकी है। इसी दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अहम बयान देते हुए कहा कि इनका मुल्क अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान भर में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और आवाम से अपील की कि वो इन हालात को कबूल करते हुए मुल्क का साथ दें। अपना हरमुज में ईरान की जानिब से माल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद शुरू होने वाले अमेरिकी हमले गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी हैं। अमेरिका ईरानी ड्रोन्स, मिसाइलों के ज़खायर, साहली निगरानी के निज़ाम और बहरिया की सलाहियतों को निशाना बना रहा है। इसी तनाजुर में ईरानी सदर का यह बयान सामने आया है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाए जाने की वजह से खलीजी ममालिक में तशवीश पाई जा रही है। ईरान ने दावा किया है कि इसने कुवैत में वाक़े अरीफजान फौजी अड्डे पर दागे गए मिसाइलों से अमेरिकी रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान के मुताबिक ये इसके फौजी निज़ाम पर किए गए हमलों का जवाबी इक़दाम था। ताहम अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों को रास्ते में ही नाकाम बना दिया गया है। पेंटागन ने बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 96% सेहतयाब होकर दोबारा अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। इधर बरतानिया की बहरी सलामती से मुतल्लिक़ एक तंजीम ने तस्दीक की है कि अपना हरमुज के करीब एक तेल बरदार टैंकर पर हमला हुआ। तंजीम के मुताबिक जहाज़ का तमाम अमला बाहिफाजत जहाज़ से निकलने में कामयाब रहा। उमरा से लौटने वाले बेटी दामाद को लेने जाते वक्त तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्कॉर्पियो कार को हादसा, नांदेड़ के मां बेटा और पोती जाँ बहक। उम्र की अदायगी से लौटने वाले बेटी दामाद को लेने जाते वक्त पेश आए अलमनाक हादसे में महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटने वाले मां बेटा और पोती जाँ बहक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ असेंबली हल्के के निजामपेट मंडल के बुचपल्ली गाँव के करीब मंगल की सुबह तकरीबन 4 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी खौफनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई। पहले बेकाबू स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कई पलटियां खाकर सड़क के किनारे जा गिरी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक जख्मी ने अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों की शनाख्त एक मां, इसके बेटे और 4 साला पोती के तौर पर हुई है। हादसे में मजीद 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका नारायणखेड़ अस्पताल में इलाज जारी है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले खानदान के अफराद 2 गाड़ियों में हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहे थे ताकि उम्रे की अदायगी के बाद वापस आने वाले अपनी बेटी और दामाद का इस्तकबाल करके इन्हें घर ले आएं, लेकिन रास्ते में यह अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे का शिकार स्कॉर्पियो में मजमूई तौर पर 9 अफराद सवार थे। कांगड़ी के सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने बताया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। कौमी परचम जमीन पर गिरने का वाक़या, कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद के नागुल इलाके में मूसा नदी के करीब नस्ब कौमी परचम मुबैना तौर पर देखभाल में गफलत की वजह से ज़मीन पर गिर गया, जिस पर मुकामी अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदार हुक्काम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक परचम के खंबे से मुंसलिक लोहे की जंजीरें यानी रस्सियाँ मुनासिब देखभाल न होने की वजह से टूट गईं, जिसके नतीजे में कौमी परचम फटकर ज़मीन पर आ गिरा। शहरियों का कहना है कि कौमी परचम जैसे मुक़द्दस कौमी निशान के साथ इस किस्म की गफलत इंतहाई अफसोसनाक है। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम किया है कि मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुतल्लिक़ा हुक्काम ने तवील अरसे से ख़राब हालत के बावजूद मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से यह वाक़या पेश आया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात कराई जाए, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कौमी परचम को दोबारा बावक़ार अंदाज में नस्ब करने के साथ साथ शहर भर में नस्ब दीगर कौमी परचमों की भी बाकायदा देखभाल को यकीनी बनाया जाए। ताहल मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया है। मंशियात फरोशों पर हैदराबाद पुलिस का शिकंजा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर को मंशियात से पाक बनाने की जामे मुहिम के तहत जून 2025 से जून 2026 के दरमियान NDPS एक्ट के तहत 563 मुकदमा दर्ज किए और 22 करोड़ 17 लाख रुपए मालियत की ममनू मंशियात जब्त की हैं। आज जारी पुलिस बयान के मुताबिक जब्त की गई मंशियात में 2513 किलोग्राम गांजा मालियत 12 करोड़ 56 लाख रुपए, 55.3 लीटर हशीश ऑयल 6 करोड़ 91 लाख रुपए, 1626 ग्राम MDMA
1,62,62,00,000 रुपए, 129 ग्राम कोकेन 4.5 लाख रुपए, 120 ग्राम हेरोइन 24 लाख रुपए, 570 LSD ब्लोड्स 17.1 लाख रुपए और 220 ग्राम अफ्यून शामिल है। सबसे ज़्यादा मुकदमा जुबली हिल्स जोन में 116 दर्ज किए गए। इसके बाद सिकंदराबाद में 99, गोलकोंडा में 95, चार मीनार में 90, राजेंद्र नगर में 84, खैरताबाद में 49 और शमशाबाद में 30 मुकदमा दर्ज हुए। मंशियात के खिलाफ मुहिम के तहत पुलिस ने हाल ही में मंगोड़ बस्ती में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गांजा और गैर कानूनी शराब जब्त की गई और मुकामी मंशियात फरोश नेटवर्क को निशाना बनाया गया। पुलिस बैंड रियासती मंशियात की सप्लाई चेन को खत्म करने के लिए NCB, DRI और ईगल समेत मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ भी करीबी राब्ते में काम कर रही है। फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट ओहदों के लिए जॉब मेला 100 जायदादों पर भर्ती होगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम और अपोलो फार्मेसी के ताउन से 24 जुलाई को सुबह 11 बजे जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। ये जॉब मेला उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू वाक़ई यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के दफ्तर में मुनक्किद होगा, जहाँ अपोलो फार्मेसी में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की मजमूई तौर पर 100 जायदादों पर भर्ती की जाएगी। D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी या किसी भी डिग्री के हामिल 18 से 30 साल उम्र के उम्मीदवार इस जॉब मेले में शिरकत के अहल होंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 12,500 रुपये से 25,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए अपोलो फार्मेसी के रघुपति से फ़ोन नंबर 82476 56356 पर रब्ता किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपनी तालीमी सर्टिफिकेट्स के नकुल के साथ 24 जुलाई को बराह रास्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में हाजिर हों। हैदराबाद टू अजमेर शरीफ मुस्तकिल ट्रेन सर्विस का आगाज़। बैरिस्टर ओवैसी की साउथ सेंट्रल रेलवे से कामयाब नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर शहर हैदराबाद से अजमेर शरीफ जाने वाले ज़ायरीन के लिए मुस्तकिल ट्रेन का इंतजाम हो गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से हैदराबाद टू अजमेर टू जयपुर ट्रेन नंबर 17079 हर हफ्ता हैदराबाद रेलवे स्टेशन नामपल्ली से शाम 7:50 से रवाना होगी, जो सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, मुदखेड़, नांदेड़, पूर्णा, बिस्मत, हिंगोली, वाशम, अकोला, खंडवा, अटारसी, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंसूर, नीमेच, चित्तौड़गढ़, चंद्रैया, बिदरवाड़ा, विजयनगर से अजमेर पहुंचेगी। इसके बाद मदार जंक्शन, किशनगढ़, केलेरा से जयपुर पर सफ़र का अख्तिताम करेगी। इसी तरह ये ट्रेन 17080 वापसी में जयपुर से हर इतवार को 3:30 पर सपहर रवाना होगी। अजमेर से 5:50 पर अपने सफ़र का आगाज़ करेगी और मज़कूरा स्टेशनों से बरक सफ़र करते हुए हैदराबाद पहुंचेगी। हैदराबाद के ज़ायरीन के लिए सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह अजमेर शरीफ में हाज़िरी के लिए मुस्तकिल ट्रेन ना होने की वजह से मुश्किलात पेश आती थी। बैरिस्टर ओवैसी ने इस ज़िमन में साउथ सेंट्रल रेलवे से नुमाइंदगी की थी कि हैदराबाद के ज़ायरीन के लिए हैदराबाद टू अजमेर और अजमेर टू हैदराबाद मुस्तकिल ट्रेन की सहूलत फराहम की जाए। बिलाखिर साउथ सेंट्रल रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है। हैदराबाद के 16 असम्बली हल्के जात में इंदरमा हाउसिंग स्कीम का आगाज़। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद कोर अर्बन रीजन यानी क्यूर के तहत इंदरमा हाउसिंग स्कीम के आगाज़ का ऐलान किया है, जिसके तहत हमा मंजिला इमारतों में मुस्तहिक अफराद को फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू और वज़ीर अखलाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कोर अर्बन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के साथ स्कीम के आगाज़ का ऐलान किया। पहले मरहले में हर असम्बली हल्के के तहत 500 मकानात की तामीर का मनसूबा है। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि 16 असम्बली हल्के जात में 1 साल में मकानात की तकमील का मनसूबा है। इंदरमा हाउसिंग के लिए 21 जुलाई से दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ होगा और 10 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद 8 असम्बली हल्के जात में इंदरमा हाउसिंग के लिए जल्द ही अराजी का तयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मकान की लागत 11 लाख रुपये मुकर्रर की गई है, जिसमें 5 लाख रुपये हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी। 40 से 60 लाख मालियत की अराजी इस्तफ़ादा कुनंदगान के नाम पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इस्तफ़ादा कुनंदगान को अपने हिस्से के 6 लाख रुपये 4 अक़सात में अदा करने की सहूलत दी जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने लो इनकम ग्रुप खानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम का आगाज़ करते हुए खुशखबरी सुनाई है। पहले मरहले में 16 असम्बली हल्के जात में फ़ीकस 500 मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही मज़ीद 8 असम्बली हल्के जात में स्कीम को तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हर मुस्तहिक और गरीब खानदान को इंदरमा हाउसिंग स्कीम से मकानात अलॉट किए जाएंगे। रियासती वज़रा ने इस मौके पर इंदरमा हाउसिंग का ब्रोचर जारी किया। व्हाट्सएप और मी सेवा पर दरख्वास्तों के अदखाल की तफसीलात जारी की गई। वज़ीर हाउसिंग ने बताया कि रियासत भर में इंदरमा हाउसिंग के पहले मरहले के तौर पर 4.5 लाख मकानात मंजूर किए गए, जबकि दूसरे मरहले में चीफ मिनिस्टर रेवंत
अथॉरिटी ने 2.5 लाख मकानात की मंजूरी दी है और शहरी इलाकों में 1 लाख मकानात की तामीर का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि साबिक BRS हुकूमत ने शहर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मकानात तामीर किए और महज 8 से 9 हज़ार अफराद ने मकानात हासिल किए। कांग्रेस हुकूमत ने असम्बली हल्के जात के तहत अराजियात के इंतखाब का फैसला किया है ताकि हर असम्बली हल्के के गरीबों को हल्के के हुदूद में मकानात फराहम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों के अदखाल के मौके पर 10,000 रुपये अदा करने होंगे और अदम मंजूरी की सूरत में यह रकम वापस कर दी जाएगी। मकानात की मंजूरी में SC, ST और BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर असम्बली हल्के के अवाम को इसी हल्के में दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत रहेगी। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुकामी अवामी नुमाइंदगी से मुशावरत के जरिए मुकामी इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 21 जुलाई से व्हाट्सएप नंबर 8096958096 पर या वेबसाइट के जरिए दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। दरख्वास्त गुजारों के खानदान की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों के नाम पर क्यूर अर्बन रीजन के हुदूद में मकान या ज़मीन नहीं होनी चाहिए। एक खानदान से सिर्फ एक दरख्वास्त कबूल की जाएगी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा कि क्यूर अर्बन रीजन के तहत इंदरमा हाउसिंग की तामीर एक तारीखी फैसला है। पुनम प्रभाकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सताइश की। जिन 16 असम्बली हल्के जात में पहले दौर में मकानात तामीर किए जाएंगे, इनमें महेश्वरम, राजेंद्र नगर, शेरलिंगमपल्ली, इब्राहिमपट्टनम, मलकाजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, कारवान, बहादुरपुरा, अंबरपेट, कोकटपल्ली, मिर्चल, कुतुबुल्लापुर, सनत नगर, सिकंदराबाद और मलकपेट शामिल है। राशन कार्ड्स पर अगस्त में 3 महीने के चावल की सरबराही का फैसला। रियासत में मौसमी हालात की तब्दीली से ज़राई सरगर्मियों पर मनफी असरात को महसूस करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड्स पर 3 महीने का राशन जारी करने का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से बारीक चावल की सरबराही की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ज़राए ने बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का चावल एक ही मरतबा जारी किया जाएगा, जिस तरह गुज़िश्ता मरतबा 3 महीने का चावल एक ही वक्त में जारी किया गया था। महकमा सिविल सप्लाईज ने 1 अगस्त से चावल की सरबराही का मनसूबा तैयार किया है। आमतौर पर हर महीने 15 तारीख तक राशन कार्ड डीलर्स की जानिब से चावल जारी किया जाता है। हुक्काम ने इस मुद्दत में 15 अगस्त के बजाय 31 अगस्त तक तोसी का फैसला किया है ताकि राशन कार्ड होल्डर्स 3 महीने का चावल हासिल कर सकें। रियासत भर में राशन कार्ड्स की तादाद 1 करोड़ 5 लाख है, जिसके इस्तेफादा कुनंदगान 3 करोड़ 20 लाख हैं। हुकूमत की जानिब से हर महीना 2,15,000 मैट्रिक टन बारीक चावल सरबराह किया जाता है। इंतोदिया स्कीम के तहत कार्ड रखने वाले अफराद को 35 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, जबकि अन्नपूर्णा स्कीम का कार्ड रखने वालों को 10 किलो बारीक चावल के अलावा 5 किलो गेहूं सरबराह की जाती है। हुकूमत ने राशन कार्ड्स पर चावल की सरबराही के लिए 31 जुलाई तक EKYC का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। आंध्रा के वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड्स की हवालगी, दोनों रियासतों के अहदेदार मौजूद। सदर नशीन अजमतुल्लाह हुसैनी का इजहार इत्मीनान। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से आज रियासत आंध्र प्रदेश के वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड्स हवाले कर दिए गए। सदर नशीन रियासत वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि साल 2014 में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद से तेलंगाना वक्फ बोर्ड में आंध्र प्रदेश के वक्फ जायदादों के दस्तावेज मौजूद थे। रियासती वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहम्मद असदुल्ला ने आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO काजी यूसुफ बादशाह को आंध्र प्रदेश के रिकॉर्ड्स हवाले कर दिए। जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को जो दस्तावेज हवाले किए गए हैं, इनमें 3,503 वक्फ जायदादों की फाइल्स, 4,050 सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट्स और 2 गजट नोटिफिकेशन की मुकम्मल तफसीलात शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से हिदायत पर रिकॉर्ड्स के तबादले की कार्रवाई मुकम्मल की गई। दोनों रियासतों के रिकॉर्ड्स की निशानदही करते हुए इन्हें अलहदा किया गया। इसकी मुकम्मल तनखी करते हुए आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को हवाले करके इसकी रसीद भी हासिल की गई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से आंध्र प्रदेश के जिम्मेदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया गया और तवील अरसे से जो मसाइल पेंडिंग थे, इनकी यकसुई कर दी गई। रिकॉर्ड्स की हवालगी के उमूर पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। रिकॉर्ड्स की हवालगी के मौके पर दोनों रियासतों के ओहदेदार मौजूद थे। शमशाबाद इलाके के शादी खानों की लेज़र लाइट्स पर पाबंदी का इम्कान। शमशाबाद के इलाके में मौजूद शादी खानों के अलावा शमशाबाद एयरपोर्ट के तरफ वकनाफ मौजूद फार्म हाउस के लिए नई गाइडलाइंस की इजराई के जरिए पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाली परवाज़ों को होने वाली मुश्किलात और दुश्वारियों को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में मुकामी महकमे जात के आला अहदेदारों से मुशावरत के बाद नए गाइडलाइंस की इजराई के सिलसिले में इक़दामात की मनसूबाबंदी की है। बताया जाता है कि शमशाबाद के इलाके में मौजूद शादी खानों में इस्तेमाल की जाने वाली लेज़र लाइट्स के नतीजे में परवाज़ों को एयरपोर्ट पर उतरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 2 हफ्ते पहले लिफ्थांसा एयरलाइंस की परवाज़ की लैंडिंग के दौरान लेज़र लाइट्स की चमक कॉकपिट में पहुंचने के नतीजे में हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की चौकसी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि मुल्क भर में 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर 1000 इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं जहां लेज़र लाइट्स की रोशनी और शुआओं के नतीजे में पायलट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन 1000 वाक़यात में 10% वाक़यात यानी 100 से ज़ायद वाक़यात राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर पेश आ चुके हैं। एयरपोर्ट
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अमले ने शमशाबाद में पेश आने वाले वाक़यात का जायजा लेते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शमशाबाद एयरपोर्ट के तरफ वकनाफ मौजूद शादी खानों में रात के औक़ात में लगाए जाने वाले बरक़ी खुबखुमों और लेज़र लाइट्स के नतीजे में ये खतरात पैदा हो रहे हैं। ओहदेदारों के मुताबिक शमशाबाद के तरफ मौजूद शादी खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन कैमरों को फिजा में उड़ाने पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल करवाने के इक़दाम के साथ तैयारों को लैंडिंग में होने वाली मुश्किलात से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एसोसिएशन की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आने वाले इन वाक़यात के सिलसिले में बाज़ाब्ता शिकायत की जा चुकी है। हज दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख बढ़ा दी गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कराने की आखिरी तारीख में तोसी करते हुए इसे 24 जुलाई की रात 11:59 पर मुकर्रर कर दिया है। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि इसके बाद किसी भी सूरत में आखिरी तारीख में मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक मुख्तलिफ रियासती और बरकस के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की हज कमेटियों, खुसूसन कम कोटा वाली रियासतों और आज़मीन हज की जानिब से मौसूल होने वाली कई दरख्वास्तों के पेश नज़र ये फैसला किया गया है जिन्हें पासपोर्ट जारी न होने की वजह से दरख्वास्त दाखिल कराने में दुश्वारी पेश आ रही थी। सर्कुलर के मुताबिक हज 2027 के आज़मीन के इंतखाब के लिए ऑनलाइन डिजिटल खुरानदाजी 30 जुलाई को सुबह 11 बजे मुंबई में वाक़ हज हाउस के कमेटी रूम में मुनक़िद होगी। खुरानदाजी की कार्रवाई हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। खुरानदाजी के बाद आर्जी तौर पर मुंतखब और वेटिंग लिस्ट में शामिल दरख्वास्त गुजारों की फ़हरिस्त हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, जबकि मुतल्लक़ा आज़मीन को SMS के ज़रिए भी इत्तला दी जाएगी। सर्कुलर में मज़ीद कहा गया है कि आर्जी तौर पर मुंतखब होने वाले तमाम आज़मीन हज को 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 रुपये बतौर पेशगी हज रकम जमा करानी होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तमाम रियासती और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की हज कमेटियों को हिदायत दी है कि वो इस सर्कुलर की तफसीलात की वसी पैमाने पर तशहीर करें। आज जश्न मनाने का दिन नहीं बल्कि जवाबदेही का मुतालबा करने का दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सालगिरह मनाने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पवन खेड़ा समेत दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। दूसरी जानिब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील पोस्ट के जरिए अपनी सालगिरह न मनाने का ऐलान किया है। अपनी पोस्ट में कांग्रेस रहनुमा लिखते हैं कि कल मुल्क ने पुरअमन जमहूरी एहतजाज को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों और हुकूमती ताकत के जरिए कुचलते हुए देखा। इंसाफ का मुतालबा करने वाले तलबा की आवाज़ों का जवाब दलाइल से नहीं बल्कि ताकत के इस्तेमाल से दिया गया। ये वो तरीक़ा नहीं है जिससे कोई जमहूरियत की माँ अपने नौजवान बच्चों के साथ पेश आए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी एक्स पोस्ट में मज़ीद लिखते हैं कि इन दर्दनाक हालात के पेश नज़र मैंने आज अपनी सालगिरह ना मनाने का फैसला किया है। मैं कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं, कारकुनान, हामियों, खैरख्वाहों और हर उस शहरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की। आपकी मोहब्बत मेरे लिए बेहद कीमती है और मैं दिल की गहराइयों से आप सबका ममनून हूँ। लेकिन आज जश्न मनाने का दिन नहीं बल्कि जवाबदेही का मुतालबा करने और जमहूरियत की बहाली की आवाज़ बुलंद करने का दिन है। CJP प्रोटेस्ट मुजाहरों में अफरा तफरी, 118 पुलिस एहलकार जख्मी, 78 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पों में 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी हो गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इलाके में एहतजाज के दौरान सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन को बार बार घायल किया गया और मुंतशिर होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और जगह जगह ममनू अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पुलिस का दावा है कि मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ने की कोशिश की, पुलिस एहलकारों पर पत्थर और दीगर अशिया फेंके, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और तशद्दुद का सहारा लिया, जिससे कानून और सलामती मुतासिर हुई। पुलिस के मुताबिक झड़पों में 118 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें स्पेशल CP, ज्वाइंट CP, एडिशनल CP, DCP, एडिशनल DCP और ACP रैंक के अफसरान शामिल हैं। कई खवातीन पुलिस एहलकार भी जख्मी हुई। इसके साथ ही 60 के करीब मुजाहिरीन के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि एहतजाज के दौरान 15 से 20 सरकारी गाड़ियों और दीगर सरकारी इमला को नुकसान पहुंचा। अब तक तकरीबन 70 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद यानी BNS और दीगर मुतल्लक़ा क़वानीन के तहत FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर रही है, बशमुल फसादात, सरकारी मुलाजिम पर हमला और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाना। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अमन व अमान बरकरार रखना इसकी जिम्मेदारी है और तशद्दुद या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के कायदीन की मरकजी वजीर JP नड्डा से मुलाकात, हुकूमत के सामने 3 मुतालबात, शर्त न मानी तो एहतजाज खत्म नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से दी गई चलो पार्लियामेंट की कॉल के बाद पीर को पैदा होने वाली कशीदगी के दरमियान पार्टी के 2 नुमाइंदों ने मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा से मुलाकात की। पुलिस ने पहले ही पार्लियामेंट मार्च की इजाज़त न होने की बात वाज़ेह कर दी थी और मुजाहिरीन को रोक दिया था। हुकूमत की जानिब से बातचीत पर रजामंदी जाहिर किए जाने के बाद पार्टी के नुमाइंदों ने JP नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों ने वजीर के सामने 3 अहम मुतालबात रखे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इनके मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद ही एहतजाज खत्म किया जाएगा। पार्टी का पहला मुतालबा है कि माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को बगैर किसी पाबंदी के फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरा
मुतालबा है कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी तौर पर इस्तीफा दें। तीसरा मुतालबा ये है कि नीट सवालिया पर्चा लीक होने के बाद जान देने वाले तलबा के खानदानों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। पार्टी कायदीन ने अपने तीनों मुतालबा तहरीरी तौर पर दर्ज करते हुए जेपी नड्डा को एक याददाश्त भी पेश की। जेपी नड्डा ने एक्स पर बताया कि मुजाहिरीन हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार थे, जिसके बाद सुबह 11:50 तक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से इब्तिदाई तौर पर बिलमुशाफा गुफ्तगू की। नड्डा के मुताबिक शाम तकरीबन 4 बजे पार्टी नुमाइंदों ने इन्हें तहरीरी दरख्वास्त भी पेश की। अपने ही बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों? केजरीवाल की मरकज से अपील। नीट पेपर लीक के खिलाफ पार्लियामेंट मार्च के दौरान हुकूमत पर उठाए सवाल। नीट पेपर लीक और एग्जाम में बेज़ाब्तियों के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की है कि वो नौजवानों की आवाज़ दबाने के बजाय इनके मुतालबात सुने। उन्होंने सवाल उठाया कि इंसाफ का मुतालबा करने वाले अपने ही मुल्क के बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है। सीजेपी की जानिब से जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक निकाले गए मार्च के दौरान हज़ारों मुजाहिरीन ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट की जानिब बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सियासी रद्दमल भी तेज हो गया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हुकूमत को अपने गुरूर को छोड़कर नौजवानों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से लाखों नौजवान जंतर मंतर पर जमा हुए हैं, लेकिन इनके मुतालबात पर गौर करने के बजाय इन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज के मुकाम की तरफ इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और मुजाहिरीन को पार्लियामेंट की तरफ जाने से रोका जा रहा है। केजरीवाल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है, ये हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं जो इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले हैं, इन पर लाठीचार्ज करना मुनासिब नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो जिद और आना को तर्क करे और नौजवानों के जायज़ मुतालबात सुने। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने भी एक वीडियो पैगाम के जरिए मरकज़ी हुकूमत से अपील की है कि वो मुजाहिरीन के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करे और तलबा के खदशात को दूर करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई सीनियर रहनुमा सीजेपी के एहतजाज में यकजहती के इजहार के लिए शरीक हुए। इनमें दिल्ली असम्बली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ आतिशी, साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह भी शामिल थे। बहस के बजाय तलबा पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है हुकूमत। प्रियंका गांधी ने तालीमी पॉलिसी के मामलात पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीर को मुबैना नीट यूजी 2026 पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने तलबा को हमारे बच्चे करार देते हुए मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्लियामेंट में तालीमी पॉलिसी से मुतल्लिक़ मसाइल पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अपोजिशन तालीमी शोबे से मुतल्लिक़ अहम मसाइल पर बहस का मुतालबा कर रही है, लेकिन इसी मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम सब बहस का मुतालबा कर रहे हैं, तालीमी पॉलिसी में मसाइल हैं और बड़े मसाइल हैं, फिर भी आप इस पर बहस करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि तलबा पर आंसू गैस बरसा रहे हैं और इनकी पिटाई कर रहे हैं। आखिर क्यों? वो हमारे बच्चे हैं। रूसी हमले में ओडिशा बंदरगाह से रवाना होने वाले MV गोल्डन लीफ पर सवार 4 हिंदुस्तानी शहरी जाँ बहक। वजारत खारजा ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी मुहलिक हमलों में इतवार के रोज 4 हिंदुस्तानी शहरियों की हलाकत की खबर सामने आई है। ओडिशा बंदरगाह से रवाना होने वाले तिजारती जहाज MV गोल्डन लीफ पर यह हमला हुआ। जहाज पर इस वक्त अमले के 17 अराकीन सवार थे, जिनमें 5 हिंदुस्तानी शहरी थे। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 19 जुलाई इतवार की शाम ओडिशा बंदरगाह से रवाना होते वक्त तिजारती जहाज MV गोल्डन लीफ पर हमला किया गया। वाक़े के वक्त जहाज पर अमले के 17 अराकीन मौजूद थे, जिनमें 5 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल थे। वजारत खारजा ने मजीद बताया कि इस हमले में 4 हिंदुस्तानी शहरियों की अफसोसनाक मौत हो गई है, जबकि एक हिंदुस्तानी शहरी की हालत तशवीशनाक है और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि यूक्रेन में हमारा मिशन सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और मुतासर अफराद तक हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। हम हलाक होने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं और ज़ख्मी हिंदुस्तानी शहरी की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ऐसे हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना, अमले के बेखसूर अराकीन की जानों को खतरे में डालना या समंदरी रास्तों और तिजारत की आज़ादी में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा करना इंतहाई काबिल मजम्मत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जंग का खात्मा मुकम्मल फतह के जरिए मुमकिन, अब्बास इराक़ची ने कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। जंग का खात्मा या तो मुकम्मल अस्करी फतह के जरिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकिरात के जरिए। ईरानी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकिरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रैटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। अब्बास इराक़ची ने कहा कि आप आवाम की ज़िंदगियों और मुल्क के मुस्तक़बिल के मामले में ख़तरात मोल नहीं
لے سکتے، فیصلے درست اور مکمل حساب کتاب کی بنیاد پر کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی قیادت کو ہر وقت یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جنگ جاری رکھنے سے فائدہ ہوگا یا اس کی قیمت زیادہ بھاری پڑے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ نقصانات کے باوجود اس جنگ میں ایران مؤثر بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ جنگ کے دوران ایران نے اپنے نظام کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔